नमस्कार दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा फुल सॉल्यूशन यहाँ पर मैं लेकर के आ गया हूँ। आप लोग के पेपर का पूरा फुल सॉल्यूशन बनाया हूँ और ऐसा बनाया हूँ कि आपको बिल्कुल 100 में से 100 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। 75 में 75 नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे। आप देख सकते हो अभ्यास प्रश्न पत्र हिंदी विषय का पूरा है ना। पेपर की थोड़ी धुंधली लेकिन सॉल्यूशन पूरा अच्छा है। देखो, अभ्यास प्रश्न पत्र सेट द 2023 कक्षा 10वीं हिंदी विषय का पेपर, ठीक है ना। ये पूरा बना दिया हूँ मैंने, इसका पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर हम आंसर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर हम, जैसे कि आपका जो पहला क्वेश्चन है, आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है, संबंध में उनकी समाप्ति लिखिए। तो उसका उत्तर आप देख सकते हो, हिंदी पद्य साहित्य वाला। ये देखिए यहाँ पर इसका उत्तर आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। हिंदी पद्य साहित्य को यहाँ से लिखना है आप लोग को। ये देखिए यहाँ पर आप ये लिखोगे, हिंदी जो पद्य साहित्य है प्रारंभ में छपाई के अभाव में हिंदी साहित्य को कंटेस्ट करना संभव नहीं था, पदयात किया जाता था। ये देखो यहाँ पर लिख सकते हो आप, यहाँ से लिखना है आप लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका प्रारंभ 1050 से मानते, यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ से पूरा लिखना है आपको, है ना। हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन इस प्रकार किया गया है, आदिकाल, वीरगाथा काल या आधुनिक काल, पूरे आपको यहाँ तक लिख देना है, ठीक है ना। इतना आप लिख दोगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ इतना लिखना है, अगर आप इतना लिख दोगे तो आपको नंबर यहाँ पर पूरे मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना है। ये हो गया आपके छठवें प्रश्न का उत्तर। अगला आपके यहाँ पर है सातवां, सूरदास जी का कवि परिचय। सातवां क्या, सूरदास जी का कवि परिचय, है ना। तो सूरदास जी का कवि परिचय आप देख सकते हो। सूरदास जी जो है, सूरदास जी का कवि परिचय और रचना, है ना। देखो ये यहाँ पर ही देख सकते हो आप, सूरदास जी है ना। सूरदास जी का कवि परिचय, सूरदास जी का जीवन परिचय, रचनाएं। सूरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी लिखोगे। सूरदास जी की पहली रचना सूर सागर है ना, सूर सागर है, ठीक है। इसका पेज थोड़ा ऊपर चला गया, देख लोगे आप, है ना। पहले दूसरी रचना यहाँ पर सूर सारावली है, ये भी लिख देना है। और तीसरी साहित्य लहरी है, तीनों रचना लिख देना है। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, है ना। और भाव पक्ष, भाव पक्ष में आपको यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक एक नंबर पॉइंट बना के लिख देना है। कृष्ण लीलाओं के अमर गायक सूरदास के काव्य में भक्ति, वात्सल्य एवं श्रृंगार की त्रिवेणी प्रभावित है। उन्होंने वात्सल्य का कोना कोना झाँका है और सगुण कृष्ण भक्ति का भावमय अंकन किया है। विनय, माधुर एवं साख्य भाव, है ना, की मिश्रित, इसको पॉइंट बना करके आप लिख देना, 4 से 5 पॉइंट, है ना। अच्छे नंबर मिलेंगे आप लोग को। और कला पक्ष, कला पक्ष भी आपको लिखना है, भले ही बाकी लोग लिखे ना लिखे, अच्छा लिखना है ना। कला पक्ष, सूरदास ने माधुर्यमयी साहित्यिक ब्रजभाषा में काव्य रचना की है। पहला पॉइंट डाल लिख देना, दूसरा पॉइंट बना देना, इनकी भाषा में सरलता, तरलता, सरसता, मधुरता एवं स्वाभाविकता के लक्षण दर्शन होते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट बना के लिख देना। अगर साहित्य में स्थान, सूरदास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारक प्रतिनिधि कवि थी, अभी भी आप उसको आपको लिख देना है, उसको भी आप लिख दोगे, ठीक है ना। इसका अगला अगला आपको यहाँ पर है, गोपियों को उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। गोपियों को उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। गोपियों को उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। अगला ये देखो, ये क्वेश्चन, इसका उत्तर यहाँ पर ये मिल जाएगा आपको। जो गोपियाँ है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो गोपियों का उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि वे अत्यंत ही भाग्यहीन, अभागे, क्योंकि रूप, सौंदर्य और प्रेम के साकार रूप श्री कृष्ण के पास रहकर भी वे प्रेम से अछूते रहे हैं, उन्हें प्रेम का सुखद आनंद नहीं मिल सका है। इतना आपको लिख देना है, गोपियों को उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। अगला यहाँ पर आपका है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। ये ऊपर चला गया साथ, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। ये देखिए, इसका यहाँ पर है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। कविता का शीर्षक उत्साह रखने का उद्देश्य यह है कि जनमानस में जोश, उमंग, उत्साह की जागृति और निराला बादलों को क्रांति लाने में सक्षम मानते, इसलिए बादलों से गरज करके चेतना जगाने के लिए कहते हैं। इस चेतनापूर्ण जोश को ध्यान में रखकर ही कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है, ठीक है ना। ये हो गया आपका यहाँ पर उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न है, काव्य की परिभाषा में उनके भेद लिखिए। काव्य की परिभाषा में उनके भेद लिखिए। तो आपको ये लिख दें, काव्य की परिभाषा, काव्य की परिभाषा ये लिखी गई है। आप लिख सकते हो, कहाँ से लिख सकते हो। पहले लिख सकते हो, काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्य अर्थात वाक्य काव्य, पहली परिभाषा डाल देना। और दूसरी परिभाषा डाल देना, पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को हम काव्य कहते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्दों को हम कहते हैं काव्य कहते हैं। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीय अर्थ का प्रतिपादन काव्य कहलाते हैं। यहाँ से यहाँ तक लिख देना, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट डाल के लिख देना, है ना।
इसके बाद फिर एक परिभाषा और लिखना होगा और अच्छे नंबर लेकर के आना होगा, तो ये भी लिख देना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अलग से आप लिख सकते हो, जिस प्रकार आत्मा का मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था हृदय दशा कहलाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिख देना है ना। अगला अगला इतना पूरा लिखना, तब नंबर मिलेंगे। वार्षिक में तो अच्छा बड़ा चला के लिखना, 30-40 पेज भर डालना बिल्कुल, ठीक है ना। छोटे छोटे लिखने में काम नहीं होगा। एक बच्चा छोटा छोटा लिखेगा उसको ना कम नंबर मिलेंगे, और एक बच्चा अच्छा लिख करके आएगा। अंतर यही तो आता है। देखो एक बच्चा क्या करता है, 2 लाइन लिख दिया और सोचता है कि मैंने लिख करके आया हूँ, मुझे अच्छे मेरा परसेंटेज कम बन गया। नहीं, तो टॉपर बच्चा होता है वो अधिक से अधिक लिख करके आता है, 2 परिभाषा 3 परिभाषा पूरा पूरा उत्तर लिख करके आता है। अच्छा शब्द सीमा को ध्यान रख के लिख कर तब वो टॉपर बनता है ना कि टॉपर बनने के लिए पूरा पूरा लिखना पड़ता है। काव्य के भेद, काव्य कितने प्रकार, ये लिखना काव्य के भेद, काव्य के भेद में पूरी तालिका बना देना। फिर श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य जिस काव्य को सुना जाता है, दृश्य काव्य जिस काव्य को देखा जाता है, ये पूरा चार्ट बना के जाना वाला। फिर देखो कैसे नंबर कैसे मिलते हैं, तुम्हारे दोस्त लोग से ज़्यादा नंबर तुमको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने पूरा चार्ट बनाया हो। काव्य के भेद, काव्य 2 प्रकार के, पहला श्रव्य काव्य जिसको सुनते हैं, दृश्य काव्य जिसको हम देखते हैं। श्रव्य काव्य के 2 भेद, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के 2 भेद, महाकाव्य खंड काव्य। मुक्तक काव्य के 2 भेद, पाठ्य मुक्तक गेय मुक्तक। इस प्रकार से पूरा बना दीजिए इसको चार्ट बिल्कुल टनटना के। अगला वाणिज्य छंद और मात्रिक छंद में अंतर लिखिए। वाणिज्य छंद और मात्रिक छंद में अंतर लिखिए। ये देखिए वाणिज्य छंद और मात्रिक छंद में अंतर। ये देखिए छंद के छंद 2 प्रकार को तो ये लिख देना, 2 कॉलम बनाना है। मात्रिक छंद जिन छंदों में मात्रा गणना की जाती है मात्रिक छंद कहलाते हैं, जैसे दोहा चौपाई। वाणिज्य छंद जिन छंदों में वर्णों गणना की जाती है उसे वाणिज्य छंद कहते हैं। ये मिल गया आपको यहाँ पर, है ना, ठीक है। आज जीवनी और आत्मकथा में कोई अंतर लिखिए। जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए ना, जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। ये है जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। ये देखिए आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर लिखिए। विधाओ देखो, आत्मकथा जीवनी है ना, आत्मकथा और जीवनी में प्रमुख अंतर इस प्रकार है। आत्मकथा में लेखक अपने ही जीवन व्रत को स्वयं लिखता है। 2 कॉलम बनाना, पहले आत्मकथा का, दूसरा जीवनी का। यहाँ तक हो गया आपका आत्मकथा का। फिर जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन को लिखता है ना। फिर आत्मकथा में लिख देना आपको, आत्मकथा में अनुभूति की गहराई होती है जबकि जीवनी में विवरण और तथ्यों पर ध्यान रहता है। तीसरा, आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है जबकि जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है ना। अगला, जीवनी प्रायः महापुरुषों की लिखी जाती है जबकि आत्मकथा कोई भी लिख सकता है। आत्मकथा के 2 उदाहरण, मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू, और जीवनी का उदाहरण कलम का सिपाही अमृतलाल। इस प्रकार से ना आपको लिख देना पूरा, ठीक है। अगला, स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय। स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय, जी स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय। पहला 2 रचनाएं लिखना है और भाष्य लिखना है। रचना है, लेखक जो स्वयं प्रकाश है, ये देख सकते हो, लेखक स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश की 2 रचनाएं कोई सी लिख देना। पहली रचना डाल देना सूरज कब निकलेगा, दूसरी डाल देना आएंगे अच्छे दिन भी। तीसरी रचना प्रतीक्षा वाली, कोई भी 2 लिख देना। अफसर की मौत, चोर की माँ, बेमकान, गुमशुदा रचनाएं, है ना। इसके बाद रचना के बाद फिर रचनाएं लिख दोगे इतनी, है ना। और रचनाएं लिखने के बाद रचनाएं इतनी लिख देना आपको। और रचनाएं लिखने के बाद कहाँ गया यार वो पेज, आगे पीछे होगा इसके। रचनाएं लिख देना। रचना लिखने के बाद फिर भाषा और शैली लिखना ना। तो भाषा जो है स्वयं प्रकाश की भाषा, स्वयं प्रकाश की भाषा। स्वयं प्रकाश ने लोक प्रचलित खड़ी बोली में साहित्य सृजन किया है। उनकी भाषा में सरलता, सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र दिखाई देती है। अपने तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया है। आपकी भाषा में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्द भी आए हैं। मुहावरे, लोकोक्ति का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। स्वयं प्रकाश पात्र तथा भाव के अनुरूप भाषा का प्रयोग करते हैं। जन सामान्य के लिए रचना करने वाले स्वयं प्रकाश ने जन सामान्य की लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। ये भाषा। शैली का लिख दोगे, स्वयं प्रकाश विषय के अनुरूप शैली का प्रयोग करते हैं। आपकी शैली है वर्णनात्मक शैली, लिख देना। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का वर्णन इस शैली में किया है। इस शैली में स्पष्टता, सरलता के गुण यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन विवरणात्मक शैली, किसी विषय का विवरण प्रस्तुत करने में आप इस शैली का प्रयोग करते हैं।
इसकी भाषा सहज, सुबोध और सुस्पष्ट होती है। अगला भावात्मक शैली, पात्रों की भावुकता, सहृदयता आदि प्रकट करने के संदर्भ में स्वयं प्रकाश ने भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। अगला आप यहाँ पर देख सकते हो, अगला चित्रात्मक शैली, स्वयं प्रकाश के शब्दों के माध्यम से व्यक्ति, स्थिति, वातावरण का चित्र प्रस्तुत करते हैं। साहित्य में स्थान, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, साहित्य में स्थान, देश समाज व्यक्ति की समृद्ध पुष्ट करने वाले कहानीकार, स्वयं प्रकाश जन सामान्य की समस्याओं को अपनी कहानी को विषय बनाया है। देश प्रेम, है ना, ये सब लिख दोगे आप यहाँ पे। सेनानी न होते हुए वाले भी कैप्टन को लोग चश्मा वाला क्यों कहते थे? सेनानी न होते हुए भी, अगले प्रश्न का उत्तर सेनानी न होते हुए भी, अब भी दे रहा हूं। ये इसका उत्तर है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन को कहते थे, इसका उत्तर चश्मे वाला सेनानी नहीं था, फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। आज़ादी आंदोलन में के अमर सपूत सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसमें आदर सम्मान का भाव था। आज़ाद हिंद फौज का गठन करने वाले बोस के प्रति उसमें आदर, आज़ाद हिंद फौज का गठन करने वाले नेताजी उससे बहुत प्रिय थे, इसलिए लोग उसे कैप्टन कहते थे क्योंकि उसमें फौजी व्यक्तियों जैसी भावनाएं थी। आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसी भावनाएं थी। ठीक है, ये आप इसको लिख दोगे। अगला, लेखक मनु भंडारी के व्यक्तित्व, लेखक मनु भंडारी का व्यक्तित्व, ये देखो ना, लेखिका लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व का किन किन बातों का प्रभाव पड़ा ना। लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व वाला का उत्तर है ना। लेखिका मनु भंडारी का मुख्य रूप से दो व्यक्ति को प्रभाव पड़ा, पहला पिताजी और हिंदी की प्राध्यापिका। पिता पिताजी का लेखिका के व्यक्तित्व पर बहुत बहुत प्रभाव पड़ा। गौर रंग पिताजी की कमजोरी थी। लेखिका की बड़ी बहन गोरी, स्वस्थ और हंसमुख थी। पिताजी लेखिका की जो काले रंग की दुबली पतली थी, बड़ी बहन से तुलना करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। इससे लेखिका के मन में हीनता की ग्रंथि बन गई थी, जिससे वह छुटकारा नहीं पा सके। पिताजी मनु घर पर होने वाले देश की राज्य में बिठाकर देश प्रेम का भाव जागृत किया। हिंदी की प्राध्यापिका सी अग्रवाल ने लेखिका की लिख देना पूरा, आय हाय 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 पूरा लिख देना, ठीक है ना, इतना पूरा लिख देना ना। अगला प्रश्न, संधि समास में अंतर लिखिए। संधि समास में अंतर लिखिए, इसका उत्तर मिल जाएगा आपको। कहाँ गया संधि समास, संधि समास कहाँ गया ओ संधि रे, संधि जला दिया समास ने संधि चला दिया। कभी संधि चला दिया, कभी समास भुला दिया, कभी समास खाएंगे। अरे समास कहाँ मर गया, कहाँ मर गया, समास कहाँ मर गया। अरे संधि कहाँ मर गई, कहाँ मर गई, संधि कहाँ मर गई, संधि कहाँ चली गई। अरे संधि कहाँ चली गई ओ संधि रे। संधि संधि ये है संधि समास में अंतर। संधि 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 समास में अंतर। संधि और समास में अंतर लिखिए, ये देख सकते हो आप, संधि समास में अंतर। संधि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, और जो दो या दो से अधिक पदों के योग से जो नए शब्द बनते हैं समास कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, कोई समास 6 प्रकार के होते हैं। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल लिख देना, ये हो गया उत्तर। आह आह आह।
बच्चे माता पिता के प्रेम के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं? जो बच्चे होते, बच्चे 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 मन के सच्चे, अरे बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सुच्ची सुच्ची बच्ची बच्ची सुच्ची, बच्चे बच्चे बच्चे, जी इसका उत्तर है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं? तो बच्चे अपने माता पिता के साथ खेल कर अपनी प्रेम भावना को प्रकट करते हैं। उनकी गोदी में चढ़ जाते हैं, पीठ पर बैठ जाते हैं, छाती पर बैठ जाते हैं, उनकी मूंछ खींचते हैं आदि के द्वारा उनका प्रेम व्यक्त होता है। माता पिता से बातें करके, कहानी पूछकर, प्रश्न पूछकर या अपनी जिज्ञासा शांत करके, अपनी बात का उत्तर पूछकर अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। बच्चे कभी कभी अपनी इच्छा पूर्ति रोना धोना का सहारा लेते हैं भैया। ये पूरा उत्तर आपका यहाँ पर मिल जाएगा, इसको आपको लिख देना है। लिख दीजिए। बच्चे माता पिता को अपने गालों को खट्टा मीठा चुम्मा देना, खट्टा मीठा चुम्मा देना, हथेली पर अटकन बटकन खेलना के द्वारा प्रेम को प्रकट करते हैं। अगला, रेंद्र पे बालक कालवश, रेंद्र पे बालक कालवश, नेन्द्र पे बालक कालवश, नेन्द्र पे बालक कालवश। हाँ, ला 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 रे ला 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 रे ला 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 रे ला रे ला ला। रेंद्र पे बालक कालवश, रेंद्र पे बालक कालवश। रेंद्र पे बालक कालवश, रेंद्र पे बालक कालवश। अगला आपका जो प्रश्न है, प्रश्न 18वां, ये है, अरे आगे पीछे हो गया पूरा, मैंने क्रम से जमा था। नेन्द्र पे बालक कालवश, रेंद्र पे बालक कालवश, कालवश कालवश। ला 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 लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, अरे अमन भैया करे तमाशा। ला 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 लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, अमन भैया करे तमाशा। अमन भैया बहुत तमाशा करते हैं, बहुत तमाशा करते हैं अमन भैया। अमन भैया बहुत अच्छे हैं, अमन भैया बहुत तमाशा करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं भैया, अब हम क्या कर सकते हैं? आए आए आए, ये दिल तुम बिन कहीं, अबे मिल जा बे, कहाँ मर गया रे, कहाँ मर गया, कहाँ 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 चला गया। आजा 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 दिल निचोड़े, प्यार की मटकी फोड़े, कोई गुड लक निकाले, कोई गुड लक को तोड़े, टगड़ग डगड़ग डड़ डड़। इसका पेज गायब हो गया भैया, इसका पेज गायब हो गया। रेंद्र पे बालक वाला ये है, ये संदर्भ प्रसंगात लिखने के लिए आपको आया था। रेंद्र पे बालक कालवश, तो ही न संभार धनु ही सकल संहार, है ना। इसका संदर्भ लिख देना। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसके कवि तुलसीदास जी है। प्रसंग सीता स्वयंवर में राम ने शिव धनुष को भंग कर दिया था। इस समाचार को जानते ही शिव भक्त क्रोधित होते हैं, पूछ लेते हैं ये वो लिख देना। तब राम ने उत्तर दिया, और इसका भावार्थ यहाँ है, ये इसका भावार्थ। ये है ना, यहाँ से, और
परशुराम बोले, हे नृप बालक, हे राजा के बालक, काल के वशीभूत होने के कारण तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है, तू संभल कर नहीं बोल रहा है। समस्त जगत में विख्यात शिव का धनुष छोटे धनुष के समान है। तो लिख देना। विशेष भी लिखना, तब नंबर मिलेंगे। विशेष से कम 4 पॉइंट लिखना, तब नंबर मिलेंगे अलग से। अगला ठाली बैठे, ठाली बैठे, ठाली बैठे, ठाली बैठे। प्रश्न क्रमांक 19। ठाली बैठे, ठाली बैठे, ठाली बैठे, कहाँ मर गया, ठाली बैठे, कहाँ मर गया। ठाली बैठे, ठाली बैठे, ठाली बैठे, ठाली बैठे, अरे ठाली बैठे, अरे ठाली बैठे, ठाली बैठे, ठाली 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 ठाली। संदर्भ जल ठाली ठाली, लखनवी अंदाज, लखनवी 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 अंदाज इससे अवतरित किया गया है। प्रसंग लिख देना इसका गजगजा के। आई व्याख्या जो लिखी इसकी, आह आह आह, जिग 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 इस, जिग 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 इस, जिग 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 इश 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 इश, ये लिख देना, ठीक है। जो आपका 20वां प्रश्न है ये आप खुद करोगे, बता रहा हूँ किस करोगे, बताऊँ किस करोगे, बता रहा हूँ बच्चा। जो 20वां प्रश्न है, कहाँ मर गया 20वां। तो 20वां प्रश्न क्या बोल रहा है, महंगाई की 20वां का जो अथवा है, महंगाई की समस्या पर पिता और पुत्र का संवाद लिखिए। तो इसका उत्तर लिखना, प्रश्न क्रमांक 20 के अथवा का उत्तर, महंगाई की समस्या पर पिता और पुत्र का संवाद। पहले लिखना पिता, पहले लिखना पुत्र, पापा मुझे 100 रुपए दो ना। पिता, नलायक महंगाई इतनी बढ़ गई है और तू मुझसे 100 रुपए मांग रहा है। फिर पिता लिखना पिता, फिर पुत्र लिखना पुत्र, पापा महंगाई क्यों बढ़ गई है। हाँ यार पापा सही बोल रहे हो, महंगाई बढ़ गई है, सब्जी बहुत महंगी हो गई है। फिर नीचे लिखना हाँ आजकल पेट्रोल महंगा हो गया है, चावल महंगी हो गई। फिर पिता ने लिखा, अपन वो लिखते ना कि पिता लिख, पहले डालना है पिता, फिर पिता में डेस पाड़ के लिख देना, फिर पुत्र, फिर डेस पाड़ के लिख देना, फिर पिता। ऐसा आप मन से लिख सकते हो। अपन चैटिंग कैसे करते हैं व्हाट्सअप में, पहले उसने चैटिंग करा, फिर तुमने चैटिंग करा, फिर उसने चैटिंग करा, फिर तुमने चैटिंग करे। उसी प्रकार पिता ने बोला, फिर पुत्र ने बोला, फिर पिता ने बोला, फिर पुत्र ने बोला, फिर पिता ने बोला, फिर पुत्र ने। एक पेज भर देना बिल्कुल गजगजा के, कहानी बना के। अपरित काव्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। और सत्य ही राम वहाँ पर पता लगाते मुनिगढ़, शबरी की कुटिया पर आंग प्रेम रुक मधुबन से। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक है राम और शबरी का मिलन, राम और शबरी का मिलन। शबरी की कुटिया पर कौन आया था, राम आए थे। काव्यांश का भावार्थ लिखिए, भगवान राम कुटिया पर आए थे, लिख देना आप इसको मन से भावार्थ बना करके। इस संसार में पृथ्वी आकाश चंद्रमा सूर्य जो बड़े बड़े चरख है सभी के लिए कोई एक है, इसको आप खुद हल करोगे, इतना बन जाना चाहिए। अगला यहाँ पर आपका है गंदगी दूर करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ये है आपका आवेदन पत्र नगर पालिका का, गंदगी दूर करने के लिए, गंदगी 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 दूर करने के लिए मोहल्ले की सफाई हेतु निवेदन। सेवा में श्रीमान, लंका में हनुमान, नहीं, सेवा में श्रीमान, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका मुरैना मध्य प्रदेश, विषय जीवाजी गंज की सफाई है तो निवेदन। महोदय जीवाजी गंज मुरैना एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोहल्ला है। यहाँ प्रतिष्ठित लोग रहते हैं। कुछ ही दिनों से यहाँ पर साफ सफाई बहुत खराब हो गई है। सड़कों गलियों में कूड़े के ढेर लगे हैं, नालियाँ बंद हो गई, गंदा पानी सभी तरफ फैल रहा है, सीवर चौक हो गई है, अठा उफान रही है, बदबू फैल रही है, ऐसी स्थिति महामारी फैल सकती है। खतरा बना हुआ सफाई की नियमित बैठक इसको देख के खट लिख देना, ऐसा नंबर मिल जाएंगे झकाझक। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण का निबंध आया है, इसको लिख देना। पहले लिख देना रूपरेखा, प्रस्तावना, फलाना फक्का ढिमकाना, छप्पन दीवाल। सब कुछ लिख देना। ये निबंध आप कहाँ पर दिया हूँ, मैंने आपको यहाँ पर निबंध दिया हूँ। ये प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का निबंध गाइड में भी मिल जाएगा, देख के लिख सकते हो बच्चों देख के लिख लेना। बच्चों मैं जा रहा हूँ, मैं कोरोना आ रहा है, इसको देख के आपको लिख लेना है। प्रस्तावना, ये है प्रस्तावना। हाय 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 हाय, इसको लिख लो, लिखो 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 लिखो
लिखो लिखो लिखो लिखो लिखो लिखो लिखो लिखो लिखो लिखो उई उई लिखो लिखो उई उई लिखो 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 उई लिखो उई उई लिखो 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 भैया जी लिखो भैया जी लिखो 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 ये मत लिखना। ये पर्यावरण प्रदूषण का नियम लिख दिया, पूरा पेपर हल हो गया। कुछ खालिस्तान सही विकल्प सही जोड़ी वगैरह बची है, वो भी देख ही लियो जी। प्रयोग बात के कवि है, तुलसीदास तो नहीं है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के है। महादेव प्रयोग बात के कवि। एक सेकंड, प्रयोगवाद के आगे होना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन देख के बताऊंगा। प्रयोगवाद के कवि अज्ञे है, पहले काय का हुआ। सूरदास की भक्ति काल की शाखा कवि है। सूरदास भगवान कृष्ण भक्ति शाखा कवि है। दोहा छंद के दूसरे और चौथे चरण मात्रा होती है। दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ। दोहा छंद के दूसरे और चतुर्थ मुझे पता है, लेकिन कंफर्म करके बताना पड़ेगा आपको। ऑब्जेक्टिव में किसी और वीडियो में ला दूंगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लंबे वीडियो आप देखते नहीं हो भैया।